तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले हम हिस्ट्री का प्रश्न लेते हैं। तो हिस्ट्री के प्रश्न में अगर यहाँ पे नजर डालते हैं तो 5 प्रश्न आपके हिस्ट्री के पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न कहता है कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। तो गाइस देखिए, द्वितीय बौद्ध संगीति जो थी वो किसके शासनकाल में हुई थी, उसका राइट आंसर हो जाएगा कालाशोक। कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था, कहाँ पर करवाया था। देखिए, जो अकबर के द्वारा इबादत खाने का निर्माण कराया गया, ये प्रश्न पूछा जा सकता है और ये कहाँ पर निर्माण कराया गया ये पूछा गया है। तो 2 में अगर देखें तो ये हो जाएगा फतेहपुर सीकरी, यानी कि फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण कराया गया था अकबर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि आर्य समाज की स्थापना हुई थी किस वर्ष। तो आर्य समाज जो है उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी वो यहाँ पर देख लेते हैं। तो वो हो जाएगी यहाँ पर 1875 के द्वारा। तो 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी, इसको याद रखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 कहता है कि इनमें से काकोरी कांड से संबंधित नहीं है। तो देखिए, जो काकोरी कांड से संबंधित नहीं है वो कौन से व्यक्ति नहीं है। तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सूरसेन। सूरसेन जो है काकोरी कांड से संबंधित नहीं है। बाकी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और राजेंद्र लाहेड़ी ये सब जो है काकोरी कांड से संबंधित हैं, और यहाँ पे सूरसेन जो है इससे संबंधित नहीं है, इसको याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि दीन इलाही की स्थापना किसने करी थी। तो एक धर्म है दीन इलाही, या फिर इसे कह सकते हैं कि विचारधारा है, तो इसकी स्थापना किसने करी थी। तो गाइस सभी को पता होगा कि जो अकबर थे उन्होंने इस विचारधारा का प्रस्ताव रखा था, जिसको बाद में इन्होंने मना कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पे जो दीन इलाही की स्थापना करी थी वो किसने करी थी, इस प्रश्न पूछा जाता है, तो वो हो जाएगा यहाँ पर अकबर। अगले प्रश्नों की ओर आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी पीटी के बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु प्रकाशन की है। तो दोस्तों, यूपीएससी पीटी की डेट अनाउंस हो चुकी है, 18 सितंबर का आपका एग्जाम है। इससे पहले अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो ये संपूर्ण गाइड आप ले सकते हैं। इसमें देखिएगा सारा सिलेबस आपको कवर किया गया है, जितना भी सिलेबस आपके पीटी एग्जाम में आना है। आप सभी को पता है कि इस पीटी एग्जाम में सब कुछ यहाँ पर कवर किया गया है, इंग्लिश हो चाहे हिंदी, तो सब कुछ इस बुक में आपको बहुत अच्छे से देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेगा इसके पाठ्यक्रम की बात कर लेते हैं। तो पाठ्यक्रम आपको पता है पीटी का, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही जाएंगे नीचे तो देखेंगे कि इसमें आपको सारे अध्यायवार चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हिस्ट्री में यहाँ पर देखने को मिल जाएगा भाग 2 में, ठीक है। इसी तरीके से विश्व भूगोल, प्रारंभिक गणित, यानी कि एक ही बुक में जितना भी पीटी में आपका सिलेबस आना है सब कुछ देखने को मिल जाता है। और इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें आपको प्रीवियस ईयर के जो 2 पेपर हुए, बेसिकली एक प्रथम पाली का और सेकंड पाली का, वो भी देखने को मिल जाता है, ठीक। यूपीएससी का ये पेपर है, तो इसको आप अगर लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से डायरेक्ट आप मंगा सकते हैं और किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल से जाकर इसको ले सकते हैं। इसके साथ साथ इसका प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसमें 20 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे, उसमें भी आपको सॉल्व पेपर मिल जाएगा। तो इसका प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं आप अपनी तैयारी के लिए। तो अब क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन से आपके प्रश्न पूछे जाने हैं। तो इसमें कहता है किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। तो करो या मरो का नारा जो दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, वो कौन थे, यहाँ पर किस आंदोलन के समय दिया गया था। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी उसी समय महात्मा गांधी ने कहा था करो या मरो, यानी कि आज़ादी पा जाओ या तो मर जाओ। अपने जो है अपने क्या कहते हैं उसको, स्वतंत्रता के लिए लड़ने की बात इन्होंने कही थी। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि आज़ाद हिंद फौज की किसके नेतृत्व में लड़ी गई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आज़ाद हिंद फौज जो थी वह किसके नेतृत्व में लड़ी, ये नहीं पूछा है किसने इसकी स्थापना करी थी, किसके नेतृत्व में लड़ी थी। तो 7 का जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो इसके राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख लेते हैं 8 कहता है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 8 में देखें तो कहता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल जो बनाए गए थे उनका नाम था यहाँ पर 8 का ए, यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ये इसके राइट आंसर हो जाएंगे अगर यहाँ पे भारतीय पूछा है तो। अगर यहाँ पे भारतीय नहीं पूछता है तो हो जाएंगे लॉर्ड माउंटबेटन, ये अंतिम थे ब्रिटिश सरकार की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा एक मकसद नहीं था। तो लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन किया था, तो उनका एक मकसद कौन सा नहीं था वो आपको बताना है। तो 9 में अगर देखें तो पहला क्या था, बंगाली राष्ट्रीयता के मूल पर हमला करना, ये सही था। बांटो और शासन करने की नीति, ये भी सही थी।
ब्रिटिश राज्य की शक्ति का प्रदर्शन, ये भी सही था। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है कि सरकार से प्रशासनिक भार को सहज करना, ये यहाँ पर इसका कोई भी रीजन नहीं था, इसीलिए आपके पहले 3 रीजन सही हैं, बाकी चौथा गलत है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 कहता है कि देश बंधु किसे कहा जाता है? देश बंधु के नाम से किसको जाना जाता है? तो गाइस यहाँ पे देखिए जो देश बंधु कहे जाते हैं चित्तरंजन दास। तो चित्तरंजन दास जो है उनको देश बंधु के नाम से जाना जाता है। प्रश्न बहुत बार पूछा गया आपके एग्जाम में, तो इसको याद कर लीजिएगा, देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता है। अगले प्रश्नों की ओर चले गए। तो यहाँ पे कहता है आपका 11 में कि तापक्रम विलोमता का अर्थ क्या होता है? तापक्रम विलोमता के ज्योग्राफी के 5 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो ये होता है बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम ही आपका क्या कहलाता है? तापक्रम विलोमता, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि निम्नलिखित जलाशयों में से कौन सा रिहंद परियोजना से संबंधित है? देखिए जो रिहंद परियोजना है उससे संबंधित कौन सा है? तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी यानी गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में है, रिहंद बांध परियोजना, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि सिपकिला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है। तो सिपकिला जो है वो कहाँ का सबसे पर्वतीय दर्रा है, सबसे प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 का डी यानी कि हिमाचल प्रदेश में आपका सिपकिला पाया जाता है, इसको याद रखिएगा। बहुत सारे दर्रे होते हैं तो उनको सबको याद करना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसमें से एक प्रश्न तो हमेशा पूछा ही जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 कहता है कि भारत किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो गाइस देखिए जो भारत है सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, किसके साथ करता है? सभी को पता होगा बांग्लादेश के साथ। तो देखिए 3 बीघा कॉरिडोर जो है वो बांग्लादेश से संबंधित है, ठीक है। और यहाँ पे जो बांग्लादेश है ये सबसे ज़्यादा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, भारत बांग्लादेश के साथ साझा करता है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है ग्रीष्म ऋतु में असम व पश्चिम बंगाल राज्यों में तीव्र आर्द्र हवाएं चलती हैं, तो इन्हें पूर्वी भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए जो पूर्वी भारत होता है इसमें इनको किस नाम से जानते हैं? इनको जानते हैं नॉर्वेस्टर। नॉर्वेस्टर की हवाएं जो होती हैं पूर्वी भारत में चलती हैं। जो असम व पश्चिम बंगाल में जो आर्द्र होती हैं, गर्म हवाएं होती हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इससे पहले बता दूं कि जो हमारा क्विक रिवीजन का सीरीज चल रहा है, तो क्विक रिवीजन में हम क्या करते हैं, आपको 50 प्रश्न कराते हैं। तो इन 50 प्रश्न इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाकी जो आपका 50 नंबर का सेक्शन है उसको आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि वो 50 नंबर में आपको जीएस नहीं आना है, सिर्फ आपको क्या आना है, उसमें आपका पैसेज आना है और उसके बाद 20 नंबर का डीआई आना है, मैथ आना है, रीजनिंग आना है। तो उन सब में तो आसानी से आप 50 में से मान लीजिए कि 40 के आसपास तो कर ही सकते हैं। और लेकिन जो आपका 50 नंबर का जीएस का सेक्शन है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस 50 में से अगर आप मान लीजिए 30 ही कर लेते हैं तो उधर आपका 40, 30, 70, 80 नंबर के आसपास इसमें बन जाएगा। तो ये प्रैक्टिस सेट बिल्कुल मिस मत कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा यहाँ पर आप जीएस की प्रैक्टिस कर लीजिए। अब यहाँ पे देख लेते हैं अगले प्रश्न जो है इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स में कहता है पहला प्रश्न कि विभिन्न कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कौन करता है? तो जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है, जो एमएसपी होता है, तो अभी देखिए इसी के कानून के यहाँ विरोध में भारत में बहुत दिन से जो आंदोलन हो रहे हैं, तो एमएसपी जो है वो कौन निर्धारित करता है? तो यहाँ पे 16 का राइट आंसर है, वो हो जाएगा आपका सी यानी कि आर्थिक मामलों की कैबिनेट मिशन जो है वो जो एमएसपी है वो निर्धारित करती है, यानी कि उसके समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख लेते हैं, जो आपका एसईजी है, एसईजी से तात्पर्य क्या होता है? 17 का राइट आंसर देखिए तो एसईजी से तात्पर्य होता है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन से यहाँ पे एक टर्म आता है, तो उसी का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा गया एसईजी का, इसका फुल फॉर्म कहता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 कहता है, 18 में कहा गया कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लोकहित में सुझाए गए विशेष ऑडिट का व्यय वहन किया जाएगा। तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लोकहित में जो सुझाए गए ऑडिट का व्यय वहन किया जाता है वो कहाँ पर किया जाता है? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा बैंकिंग कंपनी के द्वारा स्वयं इसको जो है ऑडिट या फिर व्यय वहन किया जाएगा, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बृहद आर्थिक घटकों का उदाहरण नहीं है? तो बृहद जो आर्थिक घटकों का उदाहरण नहीं है वो कौन सा है? तो 19 में अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो पहला क्या होगा? बजट बनाना, ये तो का उदाहरण होता ही है बृहद आर्थिक घटक में। उसके बाद दूसरा क्या होता है? मौद्रिक नीति का नियमन करना, ये भी होता है। फिर भुगतान संतुलन में परिवर्तन की नीति है कि तीनों के तीनों जो हैं इंपॉर्टेंट घटक होते हैं, बृहद आर्थिक घटक
अब यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, डी, यानी कि इसका कोई सही नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 देखें, 20 में कहता है कि 1969 के बाद राष्ट्रीयकृत हुए बैंकों की संख्या कितनी हो गई थी। तो 1969 के बाद जो राष्ट्रीयकृत बैंक थे उनकी संख्या कितनी हो गई थी, तो 20 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 14 बैंकें हो गई थी। लेकिन इस समय की अगर बात करते हैं वर्तमान में, तो टोटल 12 बैंकें जो हैं वो राष्ट्रीयकृत बैंकें हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा गाइज, यहाँ पे 50% हम करने वाले हैं, तो लास्ट में बताइएगा जरूर कि 50 में से आपने कितना सही किया है। अगर वीडियो पसंद है इसको लाइक करेंगे और इसके साथ साथ चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था, तो वर्ष कौन सा था। देखिए एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, ये कब शुरू किया गया था, तो 21 की अगर बात कर लेते हैं गाइस तो वो हो जाएगा 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। याद रख लीजिएगा, बहुत ही पूछा जाता वाला प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि भारत में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया था। तो भारत में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया था, किसने दिया था, तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि केशवानंद भारती के मामले में ऐसा कहा गया था कि जो भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया गया था उच्चतम न्यायालय में, तो ये केशवानंद भारती से रिलेटेड है, इसको याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, 23-24 एक साथ देखें तो कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखता है, तो वो किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 200 में। अब यहाँ पे एक प्रश्न और पूछा जाता है कि राष्ट्रपति जो है किस अनुच्छेद के तहत विधेयक पारित करता है, तो वो होगा 123 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति विधेयक पारित करता है। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। तो भारत के उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, सभी को पता है ये क्या होते हैं। ये जो आपके राज्यसभा होता है उसका यहाँ पे मेन जो होता है अध्यक्ष होता है, एक तरीके से कहें तो 24 का यहाँ पे जो राइट आंसर क्या होगा वो हो जाएगा आपका बी, यानी कि संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य इसमें भाग लेते हैं। जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है उसके बारे में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 कहता है कि कौन सा देश जो है दक्षेश यानी कि जो सार्क देश हैं, ठीक है, तो अभी को पता है कि सार्क क्या है, ये एक कंट्री है, एक कंट्री का पूरा समूह है। ठीक है, तो सार्क में कितने सारे देश आते हैं वो इसमें पूछा गया, इनमें कौन सा एक देश शामिल नहीं है सार्क में। तो सार्क कब गठित हुआ था, 1985 में हुआ था, जिसका यहाँ पे मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू में है। क्वेश्चन नंबर 25 का अगर राइट आंसर देखें डी, यानी कि जापान जो है वो सार्क में नहीं आता है, और बाकी नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, भारत ये सारे सार्क के सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगले देख लेते हैं गाइस। तो गाइस साइंस के अगर प्रश्नों की बात करते हैं तो 5 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो इसमें बोल रहा है कि नाई द्वारा दर्पण के रूप में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है। तो नाई जो कौन सा दर्पण यूज करता है, तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बी, यानी कि अवतल दर्पण का यूज किया जाता है आपके सैलून में। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि संकेत या आवक को जानने और उस पर जावक क्रिया द्वारा प्रतिक्रिया देने की प्रक्रिया तीव्रता से पूर्ण की जाती है, ऐसा जुड़ाव सामान्यता क्या कहलाता है। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि प्रतिवर्ती क्रिया इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 कहता है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम किस रूप में जानते हैं। तो 28 में अगर देखेगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसको हम शुष्क बर्फ के रूप में जानते हैं। बहुत बार आपने ये प्रश्न पढ़ा होगा और सुना होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख ले 29 कहता है कि आवृत्ति मापने की इकाई क्या होती है। जो आवृत्ति होती है उसको मापने की जो इकाई होती है उसको क्या कहते हैं, बहुत आसान है, तो वो हो जाएगा हर्ट्ज। हर्ट्ज में मापा जाता है आपकी आवृत्ति को। अगला क्वेश्चन कहता है 30 में कि निम्नलिखित में से वह धातु जो ऊष्मा की सुचालक है। तो यहाँ पे देखिए वह कौन सी धातु है जो ऊष्मा का सुचालक होती है। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि जो चांदी है वो आपकी ऊष्मा की सुचालक होती है, सबसे बढ़िया वाली, इसको याद रखिएगा। अगले प्रश्नों की ओर चलिए। तो अब क्या बचे हैं आपके करंट अफेयर के प्रश्न बचे हैं और जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट प्रश्न बचे हैं, तो इनको जल्दी से करते हैं, उसके बाद यहाँ पर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे करंट अफेयर की सीरीज में देखें तो 51 से 60 तक आपको करंट अफेयर के प्रश्न मिलने वाले हैं। तो करंट अफेयर के प्रश्न इतने इंपॉर्टेंट होते हैं तो आप समझते हैं कि करंट अफेयर के प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पीटी के लिए। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कहता है कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड यानी कि जो BAML ने 2 सीटर ट्रेनर प्रशिक्षण विमानों के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन यानी कि मऊ पर हस्ताक्षर किए हैं। तो 51 का जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। इसने किसने, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी से साथ इन्होंने एक मऊ साइन किया है, समझौता ज्ञापन साइन किया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 52 कहता है कि सैल्यूट टू
केयर गिवर्स, तो यहाँ पे हो जाएगा सैल्यूट टू केयर गिवर्स के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है। अब हम उसको जानेंगे कि होता क्या है। तो सैल्यूट टू केयर गिवर्स क्या होता है, उसके लिए हमको ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे सारे। तो 52 में देखिए आप कहता है कि यह एक रक्तदान के संबंध में एक अभियान है। तो गाइस ये रक्तदान से रिलेटेड एक अभियान है। उसमें कहता है कि यह विश्व बैंक की देसी भाषा विकास संबंधी अभियान है, ये भी सही है। और यह बोला गया कि यह बुजुर्गों की देखरेख से संबंधित अभियान है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे 23 का जो 53 का गलत है वो हो जाएगा, यह कैंसर पीड़ितों के लिए एक अभियान है, यह गलत है। क्योंकि यहाँ पर ये जो अभियान है सिर्फ और सिर्फ रक्तदान और बुजुर्गों की देखरेख के लिए बनाया गया था, सैल्यूट टू केयर गिवर्स। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 53 कहता है कि अप्रैल 2021 में भारत ने किस देश को कैंसर उपचार के लिए एक उन्नत डिजिटल कोबाल्ट थेरेपी मशीन भाभाट्रोन सेकंड प्रदान की। अब देखिए यहाँ पे भाभाट्रोन इंपॉर्टेंट इसलिए है, अब पूछा जा सकता है कि भाभाट्रोन जो है वो किस चीज़ के उपचार के लिए यूज होता है, तो वो होता है आपका कैंसर उपचार के लिए, जो होती है कोबाल्ट थेरेपी वाली मशीन। तो यहाँ पर किस देश के लिए यहाँ पर जिन्होंने भारत ने इसको दिया है, तो वो हो जाएगा आपका 53 का राइट आंसर है वो आपका सी, यानी कि मेडागास्कर जो है वहाँ पर इसको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 54 कहता है कि रेल मंत्रालय की नई नीति जो है लोहा अयस्क नीति 2021 से संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। अब रेल मंत्रालय के द्वारा जो यहाँ पे एक लोहा अयस्क नीति है, पहले वो क्या होती है उसको हम जानते हैं। तो क्या होगा 54 में, अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो क्या है, यह नई नीति के अनुसार जो क्रिस है रेक्स के आवंटन प्रणाली में बदलाव करेगी, सही है। फिर बोला गया अभी तक IDRM कार्यालय कोलकाता लोह अयस्क की ढुलाई का कार्यक्रम बनाता रहा है, किंतु नई नीति में माल ढुलाई के लिए इसकी नियामक की भूमिका को खत्म कर दिया गया, ये भी सही है। फिर बोला गया कि पायलट और सिटर के परिवहन को भी प्राथमिकता सूची D के अंतर्गत रखा जाएगा, ये भी सही है। अब यहाँ पे जो गलत क्या है, गलत है आपका पहला वाला कि नई नीति 1 फरवरी 2021 से प्रभावी नहीं होने वाली है। अभी ये नीति प्रभावी नहीं होगी, सिर्फ ये नीति बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 55 कहता है कि रक्षा अधिग्रहण परिषद में भारतीय सुरक्षा बलों की जरूरत को देखते हुए कितने करोड़ रुपए की पूंजीगत अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। तो 55 में अगर ध्यान से देखें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 13,700 करोड़ रुपए की यहाँ पे इसको मंजूरी दी गई है। अब यहाँ पे अगले प्रश्नों की ओर चलें। तो गाइस यहाँ पे जो 56 वाला प्रश्न है ये इंपॉर्टेंट है। बोला गया है किस देश ने गिद्ध के लिए विषैली दवाओं पर प्रतिबंध लगाया है। तो गाइस देखिए गिद्ध के लिए विषैली दवाओं पर प्रतिबंध लगाने वाला जो यहाँ पे देश बन गया है वो बन गया है 56, यानी कि सी, बांग्लादेश ने सभी प्रकार की नशीली या फिर विषैली दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि उसकी वजह से पूरे देश में या पूरे विश्व में कहें कि धीरे धीरे सारे गिद्ध जो है नष्ट हो चुके हैं और वो संकटापन की सूची में आ चुके हैं बहुत ही साल पहले। क्वेश्चन नंबर 57 कहते हैं कि मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस जिले में शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान का उद्घाटन किया गया। तो अशफाक उल्ला खां जो अभी हमने आपको बताया कि किस चीज़ से संबंधित थे, ये संबंधित थे काकोरी का जो कांड हुआ था, ट्रेन लूट कांड, उसमें जो साथी रहे थे। तो यहाँ पर ये बनाया कहाँ पे जाएगा, तो 57 का जो राइट आंसर है वो आपका बी, यानी कि गोरखपुर में इसको बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 58 कहता है कि 31 जनवरी को संपन्न हुए 27वें पुरुष हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है। तो 21 जनवरी को जो संपन्न हुआ 27वां पुरुष हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप 2021 का जो खिताब जीतने वाले यहाँ पर बन गए हैं वो हैं डेनमार्क, यानी कि डेनमार्क कंट्री ने इसका खिताब जीता है हैंडबॉल विश्व चैंपियन 2021 का। 21 जनवरी को यहाँ पर संपन्न हुआ था। क्वेश्चन नंबर टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2021 के मास्टर ग्रुप का खिताब किसने जीता। तो टाटा स्टील की तरफ से जो यहाँ पर एक टूर्नामेंट होता है शतरंज टूर्नामेंट 2021 में मास्टर ग्रुप का जो खिताब जीता है वो यहाँ पर जीता है 59 का राइट आंसर बी, यानी कि जॉर्डन वैन फॉरेस्ट। जॉर्डन वैन फॉरेस्ट ने इस खिताब को जीता है, इसको याद रखें। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि माइकल सोमेरे को किस देश का ग्रैंड चीफ ऑफ राष्ट्रपिता कहा जाता है। तो माइकल सोमेर जो हैं उनको किस देश का चीफ ऑफ व राष्ट्रपिता कहा जाता है। तो 60 का राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा बी, पपुआ न्यू गिनी एक कंट्री है उसके राष्ट्रपिता कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगले देख लेते हैं जो है जनरल अवेयरनेस के। जनरल अवेयरनेस के प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको पता है हर एग्जाम के लिए, इसके लिए भी एग्जाम है पीटी में 10 नंबर का पूछा जाएगा। अब बोला गया कि दरी भाषा जो फारसी एक रूप है वह निम्नलिखित में से किस देश की अधिकृत भाषा है। तो दरी भाषा है जो एक फारसी का एक ही रूप है, तो इसमें देश की अधिकृत भाषा जो है वो कौन सी है। तो 61 में अगर देखें तो डी, यानी कि अफगानिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में पहली बार GSLV का प्रयोग कब किया गया था। तो देखिए
जो आपका GSLV है, तो आप पता होगा कि इसमें PSLV भी होता है। तो GSLV का जो प्रयोग हुआ था सबसे पहले 62 का, वो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि वर्ष 2001 में GSLV का पहली बार यूज किया गया था अपने इंडिया में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 63 कहता है कि भारतीय मूल के VA शिवा अय्यादुरई किसके आविष्कार से जुड़े हुए हैं। तो भारतीय मूल के जो शिवा अय्यादुरई हैं, उन्होंने क्या किया था, ईमेल का आविष्कार किया था। देखिए जो आपका ईमेल यूज करते हैं सभी लोग आज के दुनिया में जो इस समय है ईमेल का यूज कर रहे हैं, तो उसके आविष्कारक एक भारतीय ही हैं। हमको इन पे गर्व होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है कि बहत कहाँ की मुद्रा है। तो बहत जो है वो कहाँ की करेंसी या मुद्रा है। तो 64 में अगर देखिए तो सी, यानी कि थाईलैंड की मुद्रा का नाम है बहत, इसको याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है कि विश्व का सबसे पुराना वेब ब्राउज़र कौन सा है। तो विश्व का जो सबसे पुराना वेब ब्राउज़र है वो कौन सा है। 65 का राइट आंसर ए, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो विश्व का सबसे पुराना है। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 66 कहता है कि अनंत पै द्वारा शुरू की गई भारत की प्रसिद्ध हास्य श्रृंखला को क्या कहा जाता है। तो अनंत पै के द्वारा शुरू की गई एक हास्य श्रृंखला है जिसको क्या कहा जाता है। तो 66 का जो राइट आंसर है बी, यानी इसको कहते हैं अमर चित्र कथा। अमर चित्र इसका नाम दिया गया है कथा करके। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 67 में बोला गया कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। देखिए जो विश्व कैंसर दिवस है आप सभी को इसका पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं, इसको याद रखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 68 कहता है कि PCB का पूर्ण रूप क्या होता है। अब देखिए फुल फॉर्म पूछा गया PCB का। PCB क्या होती है, वो बेसिकली होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। 68 का क्या राइट आंसर हो जाएगा, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो ये जो PCB होती है आप देख सकते हैं हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में लगी होती है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड इसका नाम है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 69 कहता है कि भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो देखिए किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो उनका नाम 69 का बी, राजीव गांधी को यहाँ पर इनकी जब हत्या हो गई थी उसके बाद इनको जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो गाइस जब लास्ट प्रश्न 70 कहता है कि आधुनिक लॉन टेनिस खेल की शुरुआत कहाँ से हुई। तो देखिए जो लॉन टेनिस है जिसके रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच, ये कितने अच्छे अच्छे प्लेयर हैं इसके। तो 70 का जो राइट आंसर है सी, बर्मिंघम से इसकी शुरुआत हुई थी, इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं गाइस, अब हमने पूरे के पूरे आपके 50 प्रश्न कर लिए GS के। आपने कितना सही किया कमेंट में जरूर बताएं, प्रैक्टिस सेट कैसा था। ऐसे ही प्रश्न आपको PT में देखने को मिलेंगे। मिलते हैं नए वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।